बेटा आज जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम भले ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पर इसका बिहेवियर काफ़ी अलग है एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मतलब जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये उनसे काफ़ी अलग है। अलग इन द सेंस कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, वाइल जो बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूज किए जाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। अब दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क तो देखो ये है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब जिसमें हमारा जो x होता है, वेरिएबल होता है रैंडम वेरिएबल, उस x की वैल्यू फ्रैक्शंस में, पार्ट्स में आ सकती है। जैसे सपोज करो हम लेते हैं कि हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से हम कुछ कार्ड निकाल रहे हैं। अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताते थे हम, तो एक किंग आ सकता है, दो किंग आ सकते हैं, तीन किंग आ सकते हैं एंड सो ऑन। पर नंबर ऑफ किंग्स हमेशा कैसे होंगे? होल नंबर्स में आएंगे। मतलब 1 के बाद हमेशा 2 किंग्स आ सकते हैं, 2 के बाद 3 किंग्स आ सकते हैं। यू विल नेवर हैव 2.5 किंग्स, है ना? वी कांट हैव 2.5 किंग्स व्हाइल वी आर ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। लेकिन अगर सपोज करो बात करते हैं हम हाइट की, हम एक क्लास में बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चों की हाइट 5 फुट से कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 फुट से कम, तो मतलब 5 फुट से कम, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 5 फुट से कम का मतलब सीधा 4 फुट ही आएगी 5 के बाद। 5 के बाद हमारे पास कम की बात कर रहे हैं, तो 4.8 फीट्स भी हो सकती है, 4.9 फीट्स भी हो सकती है, 4.7 फीट्स भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब ये मान लो एक तरह से कि जो रैंडम वेरिएबल है ना वो डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में वैल्यू ले सकता है, वहां पर नहीं लेता था। डिस्क्रीट में हमेशा 1 के बाद 2 ही आता है, 1.5 नहीं आता ऐसा। तो बाइनोमियल, पॉइजन वगैरह में हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे? देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन हम चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना उसका कर्व होता है। ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसका कर्व है। इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है ना वो एरिया हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में हेल्प करता है। बस इतनी सी बात समझ लें कि ये जो कर्व है, कर्व के नीचे जो एरिया है वो एरिया निकालना भी तुम्हारे को नहीं होता, वो एरिया भी तुम टेबल से देखकर बताते हो खाली, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता बिल्कुल भी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे जो एरिया है ना उस एरिया से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है ना, यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड सब बराबर होते हैं। हमारे काम की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तुम्हारे सारी प्रोबेबिलिटी ये इस कर्व के नीचे की है, लेकिन 99.7% प्रोबेबिलिटी तुम्हारी आती है यहां से लेकर यहां तक। मतलब मीन प्लस माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे यहां पर सपोज करो मीन है और मीन का प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड पर वैल्यू है, माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड पर वैल्यू है। 99.7% डेटा इसी में लाई करता है। बाकी उसके अलावा 0.3% जो है वो इसके बाद आता है, लेकिन हमारे लिए मेजर ये परसेंट होती है। अब बात करें कि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, पर वो चीज़ निकालने से पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको निकालने के लिए तुम्हें एरिया समझ में आना चाहिए कि एरिया क्या है, कैसे निकालना है। देखो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है x, हमें उसे कन्वर्ट करना होता है z स्कोर के अंदर। z दूसरा वेरिएबल हो गया जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में से हमें एरिया निकालने में, रीजन फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो हमें पहले x को किस में कन्वर्ट करना होता है? z में कन्वर्ट करना होता है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, जो बेसिक चीज तुम्हें समझनी है ना, कि तुम्हें x को किस में कन्वर्ट करना है? z में। और वो z सेंटर में तो 0 होता है। देखो ये सेंट्रल वैल्यू है, ये 0 है। अच्छा यहाँ आप एक बात समझ लें कि ये जो पूरा इसके नीचे का एरिया है ना, ये पूरा एरिया प्रोबेबिलिटी को, टोटल प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। अभी तुम्हें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज 1। तो इसके नीचे जो सारा एरिया है ना, वो सारा एरिया कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये पूरा एरिया 1 है। ये जो सेंट्रल वैल्यू है, इस सेंटर वैल्यू पर z की वैल्यू 0 होती है। z इज 0 एट दिस पॉइंट। यहाँ पर मीन जो भी होगा ना वही काम में आएगा।
मतलब अभी आगे समझ में आएगी ये चीज। यहाँ पर z 0 है, पहली चीज ये समझ लें। राइट साइड पर z पॉजिटिव है, देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, या -1 -2 -3 लिखा हुआ है। ये z स्कोर की वैल्यूज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अब अगर सपोज किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लेस देन a, ठीक है, हमें x दे रखा हो, x से z निकालना मुश्किल काम नहीं है, वो कर लेते हैं z लेस देन a। तो इस टेबल में देखो, सबसे पहले टेबल में नहीं सॉरी ग्राफ में, ये z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू a पॉजिटिव है, तो z लेस देन a मतलब कौन सा एरिया आया, ये वाला एरिया आया। लेस देन a इज दिस एरिया, दिस एरिया इज कैरिड ऑन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ऑल्दो -3 से 3 के बीच में मैंने बताया था 99.7% इवेंट्स आ जाएंगे तुम्हारे, लेकिन ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे जाता है। ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। तो z लेस देन a का मतलब एरिया कौन सा है, तुम पहले एरिया समझ लो, बस प्रोबेबिलिटी बाद में बात करेंगे। एरिया z लेस देन a का मतलब नीचे वाला पार्ट, ये वाला एरिया। अब सपोज तुम्हें बोला है z ग्रेटर देन a, तो z ग्रेटर देन a में कौन सा एरिया आएगा, वो ये वाला एरिया आ जाएगा। ग्रेटर देन a मतलब इससे बड़ा, ये तुम्हारा z ग्रेटर देन a का एरिया। तो पहले खाली बेसिक समझ लें कि ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या होता है बस। अगर वो कहता है कि भाई z की वैल्यू b से बड़ी है और a से छोटी है, मतलब z की वैल्यू b से a के बीच में लाई करती है, तो b सपोज करो नेगेटिव है और इस तरफ है और a इस तरफ है, तो वो कह रहा है कि भाई z की वैल्यू b से a के बीच में है, तो कौन सा एरिया लोगे तुम, ये वाला एरिया लोगे। तुम्हें खाली z का z स्कोर से एरिया पहचान में आना चाहिए, बाकी का काम तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ टेबल में से वैल्यू देखकर पुट करनी है और कुछ मुश्किल काम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है। तो समझे पहले, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसमें सेंटर पर z स्कोर 0 होता है, राइट हैंड साइड पे z स्कोर्स पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पे z स्कोर्स नेगेटिव होते हैं। जब हम कहते हैं लेस देन, तो लेस देन मतलब लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, और जब हम कहते हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब राइट वाला पार्ट हो गया। और जब हम कहते हैं बिटवीन a एंड b, तो a और b के बीच वाला पार्ट हमें लेना है। तो ये बेसिक 3-4 चीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले हमें जो रैंडम वेरिएबल है x, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, उसको हमें z स्कोर में कन्वर्ट करना होता है। और उसके लिए हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां पर म्यू का मतलब है मीन। ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा होगा, म्यू और मीन विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो पता ही है तुम्हें, ये भी क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो एक तरह से म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, और जो x है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तो देंगे क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। तो एक तरह से x, म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन सब दे रखा होता है, वैल्यू पुट करके तुम्हें खाली z निकालना होता है। तो यहाँ पर z को क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। x इज नॉर्मल वेरिएबल, z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और म्यू इज मीन एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो ये बेसिक 4-5 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि x से z कैसे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है कैलकुलेट z स्कोर फॉर द डेटा पॉइंट ऑफ 24। भैया डेटा पॉइंट का मतलब नॉर्मल वेरिएबल, तो x कितना है, x है हमारा चॉइस, ठीक है। डेटा पॉइंट इज नॉर्मल वेरिएबल, z स्कोर मतलब z तो निकालना ही है, तो x हमारा है चॉइस, मीन 20 दे रखा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 20 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। तो जो z निकलेगा, ये निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x कितना है 24 माइनस 20 अपॉन 5, तो ये आता है 4 अपॉन 5 यानी कि 0.8। अच्छा, z की वैल्यू वैसे कुछ भी आ सकती है, पर नॉर्मली z की वैल्यू तुम्हारी -3 से 3 के बीच में आती है। उसके बाद जो है ना, z की वैल्यू -3 से 3 के बाद वो बहुत रेयर ही होगा कि वो आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अभी तुम्हें, सारा डेटा पॉइंट मेनली म्यू +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में लाया करता है। तो 0.8 अभी आ रहा है, वैसे 3 और -3 के बीच में ही नॉर्मली आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कैलकुलेट डेटा पॉइंट
फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल हुज z स्कोर इज 2.5। अभी 2.5 क्या है, z स्कोर है, और तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें डेटा पॉइंट मतलब x निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से z क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। z स्कोर कितना है 2.5, x is what we have to find out, mean and standard deviation are 40 and 6, तो 40 and 6, तो 6 into 2.5 15 is equals to x minus 40, और x निकल के आता है तुम्हारा 55। तो नॉर्मल जो डेटा पॉइंट है या जो नॉर्मल वेरिएबल है वो 55 है, और z यहाँ पर 2.5 है। ठीक है, अब सीखते हैं कि हमें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में से, टेबल में से प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे होती है। देखो हमारे पास ये एक टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें ये जो तुम्हारे को इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है ना, ये वैल्यूज हैं एरिया अंडर द कर्व की, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे जो एरिया आ रहा है ना, ये उसका एरिया की वैल्यू है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी के बराबर लेते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी इसी टेबल से निकालनी है। कैसे, यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखो जो एरिया शेडेड है वो कौन सा वाला शेडेड है, लेस देन या मोर देन का। तो अगर ये z है तो लेस देन का एरिया शेडेड है, तो इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो z लेस देन a की हैं सारी की सारी। एज पर द शोन ग्राफ ये वैल्यू सारी की सारी z लेस देन a है। ठीक है, नाउ सबसे पहले बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो z लेस देन 1.5, तो 1.5 z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.5, तो ये z स्कोर है। z स्कोर में देखो, z स्कोर में ये 1.5 ये रहा, 1.5 पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 0.9332, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ना 1.5 पे, ये इसका लेस देन का एरिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.9332, बस और कुछ नहीं, बस इतना सा काम। अब नेक्स्ट पार्ट फिर से देख लो, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.47, लेस देन 1.47 है, तो z स्कोर में आओ 1.4, ये 1.4, अब 1.47 चाहिए, तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 1.4 में चलते जाओ, कहाँ पर जाना है तुम्हें 7 पर जाना है, तो 1.47 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 0.9292, तो ये प्रोबेबिलिटी है मेरी 0.9292। ठीक है, फिर लेस देन 0.73, फिर से देखो एक बार, है ना 0.73, तो 0.7 ये रहा, अब 3 पर, तो 3 पर ये हमारी वैल्यू है 0.7673, तो मैं लिखूंगा 0.7673। अब तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें बस देखो छोटा सा काम करना होता है, x तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होता है, उस x की हेल्प से तुम पहले z स्कोर निकालते हो, और वो जो z स्कोर तुम्हारा निकला है उसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालते हो टेबल में से देखकर, बस इतना सा काम करना होता है, कुछ खास मुश्किल होता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दो चीजें तुम्हें अच्छे समझ में आनी चाहिए, पहला कौन सा वाला एरिया लेना है, दूसरा उस एरिया की वैल्यू टेबल में से सही देखनी आनी चाहिए। बस ये दो चीजें अगर तुम्हें ढंग से समझ में आएगी, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज्यादा कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास z ग्रेटर देन 1.5, अभी तक हमारे पास लेस देन 1.5 की बात है, अब क्या बात हो रही है ग्रेटर देन 1.5। अब देखो एक सिंपल सी चीज समझो, पहले यहाँ पर एक चीज समझे, ये हमारा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस सेंटर पे z होता है हमारा 0, और यहाँ z होता है पॉजिटिव, यहाँ z होता है नेगेटिव। अगर सपोज करो ये 1.5 है, z की वैल्यू 1.5 यहाँ है, तो जब हम कहते हैं z लेस देन 1.5, तो लेस देन 1.5 का मतलब ये वाला पूरा एरिया हो गया। अब टेबल के हिसाब से देखो यही वाला एरिया है लेस देन 1.5 का, तो जब लेस देन 1.5 बोल रहे हैं, जब तुम्हें बोल रहे हैं लेस देन 1.5, तो तुम्हें ये वाला एरिया टेबल के हिसाब से यही जो वैल्यू दे रखी है वही लेनी है। लेकिन सपोज करो कि किसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दे रखा है z ग्रेटर देन 1.5, अभी ग्रेटर देन 1.5 में कौन सा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया आएगा, है ना। हमारे पास टेबल में कौन सा एरिया है, टेबल में देखो हमारे पास लेफ्ट साइड का एरिया है, और हमें चाहिए कौन सा, राइट साइड का एरिया चाहिए। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे का पूरा जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया कितना होता है
1 होता है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो ये पूरा एरिया 1 होता है। अगर सपोज मुझे राइट साइड वाला एरिया चाहिए और मेरे पास है ये लेफ्ट साइड वाला एरिया, टेबल में मेरे पास ये वाला एरिया है, तो मैं राइट साइड का एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.5, मतलब ये पूरा 1 है एरिया, उसमें से लेस देन वाला एरिया माइनस करूंगा तो ग्रेटर देन वाला एरिया आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि टेबल में जो शेडेड एरिया होता है वो होता है लेस देन वाले पार्ट का। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन का एरिया निकालना है तो तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है, तुम्हें इसको लिखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.5। अब ये जो z लेस देन 1.5 है ना, इसकी वैल्यू तुम्हें टेबल में मिल जाएगी। तो लेस देन 1.5, ये रहा 1.5, तो 1.5 पे लेस देन 1.5 है 0.9332, तो मेरा आंसर होगा 1 माइनस 0.9332, मतलब 0.0668, ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। फिर से एक बार देखें, ग्रेटर देन, वापस से देखो, ग्रेटर देन 1.82 है, तो 1.82 देखो पहले, 1.8 और 2 ये रहा 9656, तो ग्रेटर देन की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, लेकिन जो एरिया दे रखा है या जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो लेस देन की है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.82, यानी कि 1 माइनस 0.9656, तो ये आएगा 0.0344, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.0344, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.82, ये आंसर मेरा निकल के आएगा। ठीक है, 0.0344। अच्छा, इन केस अगर तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं z की, नेगेटिव पॉजिटिव z की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इन केस अगर z की वैल्यू तुम्हारे पास नेगेटिव आ रही है तो फिर उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारे पास नेगेटिव z स्कोर की टेबल होती है, दूसरा हम पॉजिटिव z स्कोर से भी नेगेटिव z स्कोर की प्रोबेबिलिटीज या वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इन केस अगर बोला है z लेस देन -2.5, तो -2.5 कहाँ पर है, देखो इसमें z नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव वाली टेबल ली है, तो -2.5 से लेस की प्रोबेबिलिटी पूछिए और शेडेड एरिया कौन सा है, लेस का है, तो लेस का शेडेड एरिया है तो हम क्या देखेंगे 2.5 पे 0.0062, तो इसका सीधे सीधे आंसर है 0.0062। भाई यहाँ पर भी लेस देन है, शेडेड भी लेस देन है, तो जो आंसर दे रखे ना वही हमारा आंसर है। इसी तरह ग्रेटर देन -2.5 क्या रहा है वो, अभी ग्रेटर देन -2.5 का मतलब क्या हुआ, इसके हिसाब से ग्रेटर देन -2.5 तो ये वाला पार्ट है, भाई ये नेगेटिव पार्ट है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा ना -2.5, तो ग्रेटर देन मतलब इससे आगे का हिस्सा चाहिए, और ये जो टेबल में एरिया दे रखा है वो लेफ्ट का दे रखा है, हमें चाहिए राइट का, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.5, जो कि आएगा 1 माइनस 0.0062, मतलब 0.9938, ये मेरा एरिया आ जाएगा। तो लेस देन -2.5 ग्रेटर देन -2.5 दोनों का सम 1 आना चाहिए ना, तो वो 1 आ रहा है, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब एक नई सिचुएशन और देखते हैं जिसमें हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है z ग्रेटर देन -1.23 पर जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है ना उसमें z स्कोर की पॉजिटिव वैल्यूज है सारी, मतलब तुम्हारे पास z स्कोर अगर नेगेटिव है लेकिन टेबल में तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये कैसे निकालना है ये हम समझते हैं। पर ये समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझो कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। परफेक्टली सिमेट्रिकल मतलब देखो सेंटर में z 0 होता है और इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का एरिया एग्जैक्टली सेम होता है, और दोनों साइड का जो कर्व होता है वो भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। तो उस हिसाब से अगर सपोज यहाँ पर है z की वैल्यू मान लेते हैं 1.5 और यहाँ पर z की वैल्यू है -1.5, नेगेटिव साइड की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे है और पॉजिटिव z स्कोर की वैल्यू राइट साइड पे है। तो अब अगर सपोज करो तुम्हें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.5, तो इजंट इट दिस वन सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.5, ये देखो ग्रेटर देन 1.5, ये सेम ही है ना, इजंट इट सेम, दोनों तरफ सेम है, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक कर रहा है तो दोनों तरफ का एरिया बराबर होता है, इसलिए ये सेम है। तो तुम्हें अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है तो तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव साइन हटाओ और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -1.5 दे रखा है
तो तुम उसको क्या करो, तुम उसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.5। मैंने ग्रेटर देन को लेस देन किया और माइनस साइन हटा दिया, बस इतना सा काम करना है। तो इस हिसाब से अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.23 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.23। मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, माइनस साइन हटा दिया। अब यहां पर लेस देन 1.23 देखना है तो टेबल तो लेस देन की ही है शेडेड एरिया के हिसाब से 1.23, तो ये मेरा 1.2 और ये 3, ये आ गया 0.8907। तो ये मेरे पास आएगी वैल्यू क्या, 0.8907। सिमिलरली अगर z लेस देन 0.55 है तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.55। मैंने क्या किया, लेस देन को ग्रेटर देन में चेंज किया, साइन नेगेटिव हटा दिया। अब ग्रेटर देन 0.55 की वैल्यू इस टेबल में से मुझे निकालनी है, तो ग्रेटर देन 0.5 का राइट साइड का एरिया होगा। मुझे चाहिए जो टेबल में वैल्यू दे रखी है वो है हमारे पास लेफ्ट साइड की, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.55। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर तुम्हारे पास हमेशा लेस देन की वैल्यूज होगी, तो तुम्हें हमेशा लेस देन में ही कन्वर्ट करना है z को। तो यहां अगर ग्रेटर देन था तो पहले इसको 1 माइनस करके लेस देन में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.55 पर वैल्यू देखो, 0.5 ये मेरा 0.5 और इसमें 5 पर 0.7088, तो 1 माइनस 0.7088, तो 0.2912 ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। तो तुम्हें करना क्या होगा, क्वेश्चंस के अंदर एक सिंपल सा काम करना होगा। जो भी क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, x ये फाइंड करना है, उनकी हेल्प से z स्कोर निकालना है और z स्कोर की हेल्प से प्रोबेबिलिटी टेबल में से देखकर फाइंड करनी है। एग्जाम में तुम्हारे पास टेबल तो नहीं मिलेगी, तो एग्जाम में ये वैल्यू तुम्हें टेबल की फॉर्म में नहीं, वो तुम्हें ब्रैकेट्स में दे दी जाएगी। तो वो टेबल की फॉर्म में या तो टेबल का एक्सट्रैक्ट दे देंगे छोटा सा, या वैल्यू तुम्हें दे देंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10। तो भाई मीन कितना है, मीन है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 70 मार्क्स। तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि भाई जो x है वो लेस देन 70 हो, x लेस देन 70 इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो तो रैंडम वेरिएबल की ही होगी, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मार्क्स तो उस किसी बच्चे के 70 से कम आए हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 70 निकालनी है। अब सबसे पहला काम, x को कन्वर्ट करो z में। कैसे भाई, z का फॉर्मूला क्या है हमारा z का फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x कितना है 70, x 70 हो गया, माइनस म्यू 60 अपॉन 10। तो ये मेरे पास z कितना निकल के आया 1, तो मैंने z निकाला 1, मतलब 70 x इक्वल टू 70 इज इक्विवेलेंट टू z इक्वल टू 1। मैं इसको क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 लिखूंगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, तो टेबल में से 1 पर वैल्यू देखो 0.8413, तो ये लेस देन का ही एरिया है, तो मेरा आंसर होगा 0.8413। अभी देखो करने का क्या था तुम्हारे पास, सिंपल क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दे रखा था, तुम्हारे पास सिर्फ x की वैल्यू से तुमने z निकाला, टेबल में से वैल्यू देके बताई। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज बच्चों के मार्क्स 60 आ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 10 के साथ, तो 70 से कम मार्क्स आएंगे किसी बच्चे के, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8413 है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, मोर देन 65, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 65 पूछ रहा है। तो अब पहले x है तो तुम x से z निकालोगे, तो z क्या आएगा तुम्हारा, x यानी कि 65 माइनस म्यू, म्यू कितना है मीन 60 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 10, तो z आ रहा है मेरा 0.5। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं भाई, z ग्रेटर देन 0.5 की, और टेबल में वैल्यू हमेशा लेस देन की होती है, तो मैं ग्रेटर देन 0.5 को लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.5। अब 0.5 की वैल्यू टेबल में से देखो, 0.5 इस पे आ रही है 0.6915, तो 1 माइनस 0.6915,
यानी कि 0.3085 ये प्रोबेबिलिटी है कि किसी बच्चे के मार्क्स 65 से ज़्यादा आएंगे। अच्छा, एक बात और भी समझ लो, तुम्हारे को अपने आंसर का एक रफ आइडिया मिल जाता है। कैसे? मीन कितना है यहाँ पर? मीन है 60, है ना। अब मीन 60 होने का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन 60, ये हमारा मीन यहाँ पर क्या है 60। अब जहाँ मीन 60 है वहाँ पर z स्कोर क्या होगा? 0, ठीक है। अब अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि लेस देन 70, तो लेस देन 70 ये तो 60 मार्क्स है। इधर वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 से कम है और इधर वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो 70 मतलब ये वाला हो गया ना, 70 तो यहाँ आएगा, तो 70 से कम मार्क्स लाने वाले ये सारे बच्चे हैं और ये बच्चे 0.5 की इनकी बच्चों की प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा होगी। तो मैं क्लियरली देखा है कि तुम्हारा मोर देन हाफ एरिया इंक्लूड हो रहा है, तो 0.5 से ज्यादा आंसर आएगा। तो यहां पर तुम्हारा आंसर 0.5 से ज्यादा है। ये देखो आइडिया लग जाता है ग्राफ। दूसरे केस में ग्रेटर देन 65 हो रहा है। अब यहां देखो, अब ये हमारा म्यू 60 है ना, ये है म्यू 60। अब 65 कहां आएगा? 60 के जस्ट बाद यहां पर 65 आएगा मीन x 65 है। ग्रेटर देन 65 हो रहा था, तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला। अब ये वाला एरिया तुम्हें क्लियरली पता है कि ये 0.5 से छोटा है, क्योंकि 60 से लेकर यहां तक का एरिया 0.5 है। तो ये वाला एरिया 0.5 से कम है, मतलब तुम्हारा आंसर 0.5 से कम आना चाहिए, जो कि 0.30585 आ भी रहा है। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो लग जाता है कि हमारा जो आंसर है वो 0.5 से कम होगा या ज्यादा होगा, इतना आइडिया तो रफली लग ही जाता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि द वेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बता रखा है मीन कितना है? 50। तो मीन यानी कि म्यू ये हो गया 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2 किलोग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, बच्चों का जो वेट है वो 50 किलोग्राम मीन है, एवरेज है। अब तुमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव वेट लेस देन 45। तो वेट लेस देन 45, तो x क्या मानेंगे? डिफाइन क्या करेंगे? लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विच इज द डिफाइनिंग वेट ऑफ द पर्सन और चाइल्ड। वेट को डिफाइन करने वाला जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है। अब वेट कितना चाहिए? लेस देन 45। तो हम बोलेंगे हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी लेस देन 45 की। पहला काम x को z में कन्वर्ट करो। तो z कैसे निकलता है? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि x कितना है हमारा? 45 माइनस 50 अपॉन 2, जो कि निकल के आता है -5 अपॉन 2 माइनस 2.5। तो अब मैं इसको z में कन्वर्ट करूंगा। x लेस देन 45 को मैं लिखूंगा z लेस देन -2.5। भाई x की कॉरस्पॉन्डिंग z स्कोर निकालना है, तो x का कॉरस्पॉन्डिंग z स्कोर -2.5 है। अब z लेस देन -2.5 को मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.5। मेरे पास देखो पॉजिटिव टेबल है, तो मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? माइनस का साइन हटाऊंगा और लेस देन को ग्रेटर देन चेंज करूंगा। अब एरिया मेरे पास है नेगेटिव साइन का, मुझे कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस z लेस देन 2.5 का एरिया। अब 2.5 का एरिया देखते हैं भाई, ये 2.5 यहां पर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये 2.5 0.9938। अच्छा, ये चीज तुम देखना, जैसे जैसे z तुम्हारा बढ़ता जाएगा ना, 3 के आसपास आने लगेगा ना, तो तुम्हारा, मैंने क्या बोला था, म्यू प्लस माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.7% वैल्यूज आ जाती है। तो जैसे ही तुम्हारा z 3 तक पहुंचेगा ना, तब तक तुम्हारे पास वैल्यूज जो होंगी वो उनकी प्रोबेबिलिटी 0.99 तो पहुंच ही चुकी होगी। जैसे यहाँ पर भी 2.5 पर प्रोबेबिलिटी 0.99 तो आ चुकी है, तो 0.9938 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई ए पार्ट की। अब दूसरे में बोला है मोर देन 54, है ना। एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, है ना, बाद में वापस एनलार्ज कर देंगे। तो दूसरा पार्ट है मोर देन 54, ठीक है, उसको नीचे ले जाते हैं, मोर देन 54। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x 54 से ज्यादा है। अब पहला काम है फिर x का कॉरस्पॉन्डिंग z निकालें, तो z निकलेगा x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2।
ग्रेटर देन को हमेशा किसमें चेंज करना है, लेस देन में, z लेस देन 2 पर। तो z लेस देन 2 पर वैल्यू देख लें, तो जरा 2 पर वैल्यू देखते हैं। 2 पर वैल्यू आ रही है हमारी 0.9772, तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस 0.9772 यानी कि 0.0228। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 54 से ज़्यादा वेट होगा किसी बच्चे का, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0.0228। ठीक है। और तीसरा पार्ट था कि द वेट लाइज बिटवीन 52 टू 56 किलोग्राम। अब जो सी पार्ट है उसमें पूछा है कि जो वेट है x वो 52 से लेकर 56 के बीच में हो। अब देखो, अगर हमारे पास z स्कोर टेबल में से लेस देन निकालना है तो लेस देन की वैल्यू तो हम टेबल में से डायरेक्टली देखते हैं। ग्रेटर देन निकालना है तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन के लिए हम 1 माइनस लेस देन वाली वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास ये x है, हमारे पास x की जगह z ले लेते हैं, है ना, क्योंकि कन्वर्ट तो अल्टीमेटली z में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये z a है, ये b है, और तुम्हें बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई जो z है वो a से लेकर b के बीच में है। ठीक है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन b निकालूं तो कौन सा एरिया आएगा लेस देन b में, ये देखो, ये पूरा एरिया आएगा लेस देन b, इजंट इट। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a निकालूं तो a में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा पूरा। मुझे कौन सा चाहिए, a से b का बीच का एरिया, मतलब ये वाला पूरा एरिया चाहिए। तो तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा ना कि इस पूरे एरिया में से ये छोटा एरिया माइनस करना है। तो जब भी z a से b के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना है कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर देनी है, बस इतना सा करना है। मतलब अगर तुम्हारे पास ये है हमारे पास वैल्यू, तो पहला काम तो उसको z में कन्वर्ट करो। पहले z निकालते हैं, z x तो तुम्हारा 52 है, 52 माइनस 50, पहले 52 पे फिर 56 पे अपॉन 2, तो ये आया हमारा। फिर 56 पे निकालो, 56 माइनस 50 अपॉन 2, ये निकल के आया 3। तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी की z जो है वो 1 से 3 के बीच में है। अब इसको मैं लिखूंगा z लेस देन 3 अपर लिमिट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। अब z लेस देन 3 इसकी वैल्यू देखो, तो ये वैल्यू निकल के आती है मेरे पास 3 पर 0.9987। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0.9987 माइनस z लेस देन 1। तो भाई 1 पर क्या वैल्यू थी, 1 पर थी 0.8413, तो माइनस 0.8413 यानी कि 0.1574, ये मेरी वैल्यू निकल के आती है। तो प्रोबेबिलिटी कि भाई जो x 52 से 56 के बीच में, मतलब जो वेट है बच्चों का वो 52 से 56 के बीच में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0.1574 है। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा खुद का एक अपना व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम लोग डेली कुछ MCQs पोस्ट करते हैं, और हमारी ऐप है, दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर फ्री मटेरियल के सेक्शन में वीडियोज़ में तुम्हें सारे वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएंगे अपनी क्लास के, तो ये तुम्हारे लिए कम्फर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर डेली MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये किस तरह का है कि भाई इसमें तुम्हें दे रखा है एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, टाइम टेकन टू असेंबल अ कार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 18 आवर्स। तो भाई मीन कितना है, 18 आवर्स, और स्टैंडर्ड डिवीजन है तुम्हारा 1.5 आवर्स का, मतलब 18 घंटे में ऑन एन एवरेज एक कार जो है वो असेंबल हो जाती है। स्टैंडर्ड डिवीजन जो डिफरेंस आ जाता है 1.5 आवर्स का आ जाता है। अब इफ अ कार फ्रॉम दैट प्लांट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, find the probability that it was assembled between 16.5 to 21 hours। भाई नॉर्मली एक कार जो है वो 18 घंटे में तैयार हो जाती है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पर्टिकुलर कार जो हमने सेलेक्ट की है वो 16.5 से 21 घंटे के बीच में असेंबल हुई होगी। नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अगर मैं x मानूं, x जो रैंडम वेरिएबल है उसको मैं मानूं कि जो टाइम टेकन है ना, x को क्या मानोगे, टाइम टेकन टू असेंबल अ कार, दैट इज x। अब ये x कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 16.5 लेस देन 21। एज यूजुअल अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले z स्कोर निकाल लेते हैं। इसका पहले z स्कोर निकालते हैं 16.5 पे, तो 16.5 माइनस 18
अपॉन कितना, अपॉन 1.5, तो -1.5 अपॉन 1.5 -1, तो 16.5 पे z है मेरा -1 और 21 पे z मेरा निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है मेरा 2, 3 अपॉन 1.5 2 निकल के आ रहा है। तो ये निकालना है तुम्हें कि z की वैल्यू -1 से 2 के बीच में है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे इसको हमेशा की तरह, z लेस देन 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 -1, ये यूज करेंगे कि भाई ग्रेटर देन लेस देन 2 माइनस लेस देन -1, ग्रेटर माइनस लोअर। अब लेस देन -1 जो होता है ना वो किसके बराबर है, लेस देन -1 की जो वैल्यू है वो या तो नेगेटिव z स्कोर टेबल में से देख लो, या फिर z लेस देन -1 को क्या लिखोगे तुम लिखोगे कि ये है हमारे पास z ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 को क्या लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। तुम चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो, क्यों आ रहा है वो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो, तो इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, ये इस तरह से लिख सकते हैं z लेस देन -1 को। खोलते हैं इसको, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो इसलिए ये कर दिया। अब z लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है जरा देखो टेबल में, z लेस देन 2 की है 0.9772, तो ये हो गई हमारे पास 0.9772 प्लस लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी, तो भाई लेस देन 1, ये लेस देन 1 की 0.8413, तो 0.8413 माइनस 1, तो अब इन दोनों को ऐड करो और -1 कर देना, ये तुम्हारा आंसर बनने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी की भाई एक कार 16.5 से 21 आवर्स के बीच में बनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अपर माइनस लोअर, बिटवीन जब भी होता है तो अपर माइनस लोअर कर लो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तो था, पर यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारे पास एक रडार यूनिट है जो कि मेजर कर रही है स्पीड ऑफ कार्स ऑन हाईवे। तो जितनी भी स्पीड्स हैं कार की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब वो जो कारें चल रही हैं उनका एवरेज स्पीड जो आ रही है वो आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर रडार पर, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ कार ट्रेवल बिटवीन 75 टू 85 किलोमीटर पर आवर, 75 से 85 के बीच में कितनी कारें होंगी। तुम बोलोगे तो भाई कैसा, वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया, थोड़ा सा फर्क है, लास्ट में जाके आएगा, अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो सबसे पहले हमारा x क्या मानेंगे, x मानेंगे भाई स्पीड ऑफ कार्स ऑन हाईवे, ठीक है, स्पीड ऑफ कार ऑन हाईवे इज x। अब हमारा मीन 80 किलोमीटर पर आवर है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ 75 से 85 की स्पीड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई x 75 से लेकर 85 के बीच में हो। अच्छा 75 पे जब मैं z निकालूंगा तो वो मेरा आएगा 75 माइनस 80 अपॉन 10, तो -0.5 आ रहा है, तो ये जब मैं z निकालूंगा ये आ जाएगा प्लस का 0.5, ये आ जाएगा माइनस का 0.5। अब इसको क्या लिखोगे तुम, इसको तुम लिखोगे z लेस देन 0.5 माइनस, इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो ग्रेटर देन करके सॉल्व करो या डायरेक्टली लिख लो इसको तुम कि भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.5। तो ये जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.5, z लेस देन 0.5 प्लस z लेस देन 0.5, तो भाई ये x प्लस x हो गया ना, है ना। x प्लस x को क्या लिखोगे, ये x माइनस माइनस प्लस x प्लस x 2x माइनस 1, तो z लेस देन 0.5, 0.5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6915, 2 इंटू 0.6915 माइनस 1। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 0 और 18, ये 19 आ गया कैरी करके, और 12 13 1.390 माइनस 1, तो सॉल्व करके पूरा आ रहा है 0.390। अब 0.3930 ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी कार जो हाईवे पर चल रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड 75 से 85 के बीच में होगी, ठीक है। तुमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स आर ट्रैवलिंग बिटवीन दिस स्पीड, ये प्रोबेबिलिटी है और तुम्हें चाहिए परसेंटेज। तो प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा काम करना है, इंटू 100 करना है।
मतलब 39.3% कार्स अप्रोक्सीमेटली ये ट्रेवल कर रही होंगी स्पीड 75 से 85 के बीच में। तो एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि एक कार इस स्पीड पर चल रही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3930, और कितनी परसेंटेज कार इस स्पीड पे ट्रैवल कर रही होंगी? 39.3% कार इस स्पीड पर ट्रैवल कर रही होंगी। तो परसेंटेज आ गया। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, इवन स्मॉल वर्ड्स लाइक परसेंटेज विल मेक अ डिफरेंस, है ना। तो इसका भी आधा नंबर कट जाता है ये नहीं निकालोगे तो। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स पूछा था तुमसे, है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट देखें। मंथली सैलरीज ऑफ सम वर्कर्स इन फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं कि भैया एवरेज सैलरी कितनी है? एवरेज सैलरी है 5,000 रुपए। ठीक है, एक्स किसको मानोगे? सैलरी ऑफ वर्कर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 400 रुपए। अब वो कह रहा है 1000 वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आज कितने वर्कर काम करते हो? अभी इनिशियली हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है ना, तो टोटल कितने वर्कर काम करते हैं वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टोटल कितने वर्कर्स हैं। तो हम पहले देखते हैं, लेस देन 6000 तुमसे पूछ रहा है कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 6000 से कम सैलरी मिलती है। अब यहाँ पर कितने वर्कर्स पूछ रहा है, मैं कितने वर्कर्स हैं ये तो बाद में निकालूंगा, पहले मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी किसकी? Z लेस देन X लेस देन 6000 की। 6000 से कम सैलरी वाले कितने वर्कर्स हैं, या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? X लेस देन 6000। अब X 6000 है तो Z क्या आएगा? 6000 माइनस मीन कितना था? 5000 अपॉन 400। तो Z आ गया 1000 अपॉन 400 यानी कि 2.5। तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन 2.5। अब 2.5 पर तुम्हारा Z स्कोर के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9938 है। तो ये आ रही है मेरे पास 0.9938। तो ऐसा समझो कि भाई एक वर्कर की सैलरी 6000 से कम होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9938 है। In short, 99.38% of workers are having salary less than 6000। तो हमसे पूछा है कितने वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 6000 से कम है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है? तुम्हें करना है, ये तो है प्रोबेबिलिटी, है ना, दिस इज प्रोबेबिलिटी। तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स निकलेंगे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल वर्कर्स। ये भाई 99.38 वर्कर्स की सैलरी 6000 से कम है, तो 99.38% का मतलब क्या हुआ? 99.38 अपॉन 100 इंटू 1000। एंड इजंट इट सेम एज दिस? भाई ये और ये तो सेम ही है ना, ये दोनों तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी आती है उसी को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आता है 993.8। नाउ 993.8 वर्कर्स तो हो नहीं सकते, तो हम कहेंगे भाई 994 वर्कर्स, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 994 वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरी 6000 से कम है। तो अब इन क्वेश्चंस में जब तुम्हें नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं तो तुम वही करो कि पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे सेकंड पार्ट में बोला है मोर देन 4500, थर्ड वाला पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। मोर देन 4500 एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। तो मोर देन 4500 बी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4500, तो x हमारा 4500 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग z निकल के आएगा 4500 माइनस 5000 अपॉन 400 विच कम्स आउट एज माइनस 1.25। ठीक है, 500 अपॉन 400 तो 1.25 आ गया। नाउ इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन माइनस 1.25। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि इसको क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.25 लिख सकते हैं। तो ग्रेटर देन का लेस देन क्या साइन हटाया, लेस देन 1.25 की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 1.20123458 तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.8944। ये प्रोबेबिलिटी है। और तुमसे पूछ रहा है कितने वर्कर्स हैं, तो भाई नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, टोटल वर्कर से। तो 894.4 मतलब 894 वर्कर्स अप्रोक्सीमेटली होंगे जिनके सैलरी जो है वो 4500 से ज़्यादा है। और इसी तरह सी में अगर 4600 टू 5400 बोला है तो पहले x लाइज बिटवीन 4600 टू 5400,
Z स्कोर निकालो और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो जहां जिस क्वेश्चन के अंदर अगर तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछें तो सिंपल प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर तुमसे परसेंटेज पूछें तो उसी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, अगर तुमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या वर्कर्स पूछें तो फिर उस केस में जो प्रोबेबिलिटी आई है उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। भाई उस पर्टिकुलर रेंज में कितने लोग हैं ये पूछना है, तो प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल वर्कर्स, इस तरह से सॉल्व करो चीज़ों को। ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एग्जाम हो रहा है जिसमें 300 बच्चे बैठ रहे हैं, मीन मार्क्स हैं 700 और स्टैंडर्ड डिवीजन है 180। तो मीन मार्क्स जो आ रहे हैं बच्चों के वो है 700 और स्टैंडर्ड डिवीजन है 180। रमेश ने 800 नंबर स्कोर किए हैं। अब पूछ रहे हैं कि भैया हाउ ही हैज परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, कि भाई रमेश ने 800 नंबर लाया है तो उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x कितना लेस देन 800। अब लेस देन 800 क्यों निकाल रहे हैं भाई, जब मैं x रमेश के कितने नंबर आए हैं 800 है ना, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 800 से कम नंबर आने की, तो अप्रोक्सीमेट हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 800 से कम आए हैं, और जिनके भी नंबर 800 से कम आए हैं मतलब रमेश ने उनसे बेटर परफॉर्म किया है। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में पूछे कि भैया इस पर्टिकुलर आदमी ने कैसा परफॉर्म किया था, तो तुम उससे लेस देन वाले आउटकम्स निकाल लो और उससे तुम्हें पता पड़ जाएगा भाई इतने लोगों से उसने अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसे करना है ये। तो x लेस देन 800, भैया पहले z निकालें, तो z आएगा मेरा क्या, x माइनस म्यू अपॉन 180, तो ये मेरा निकल के आता है 100 अपॉन 180 यानी कि 5/9, तो ये आएगा 0.55 ना, ये चलता जाएगा 5555, तो 0.55 ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.55 ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब 0.55 पर पहले तो हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालो, बाकी सब बाद में। 0.55 ये 0.7088, तो ये आ गया 0.7088। अब अगर टोटल जैसे दे रखा है कि वही टोटल 300 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, अगर ये नहीं दे रखा होता ना टोटल 300 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, तो तुम कहते हैं भाई कि रमेश ने 70.88% बच्चों से बेटर परफॉर्म किया है, अगर टोटल बच्चे नहीं दे रखे होते। अब टोटल बच्चे दे रखे हैं तो तुम चाहो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग लेस देन 800 मार्क्स या गेटिंग लेस देन 800 मार्क्स कितने होंगे, 0.7088 इंटू 300, ठीक है, ये निकाल लो। तो ये मान लेते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली 210-12 के आसपास आ रहे हैं, तो 210-12 जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं इतने स्टूडेंट्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है रमेश। रमेश के 800 आए हैं, हमने वो निकाले हैं बच्चे जिनके मार्क्स 800 से कम आए हैं। तो सपोज करो ये सॉल्व करके तुम्हारा 210-12 जो भी आता है, तो 210-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 800 से कम नंबर स्कोर किए हैं, रमेश उनसे अच्छा कर रहा है। तो हम बोलेंगे 300 में से रमेश ने 210-12 जो भी आ रहा है उन बच्चों से बेटर ही परफॉर्म किया, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट किया भाई, सुधा हैज स्कोर्ड 420 मार्क्स, हाउ शी हैज परफॉर्म्ड, सेम क्वेश्चन। अब की बार x क्या है तुम्हारा 420 हो जाएगा, x लेस देन 420 निकालो और फिर तुम्हें पता पड़ जाएगा कि सुधा ने कितने बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ एवरेज मार्क्स कितने हैं 700, मतलब 700 तुम्हारा म्यू है। अब 700 से कम 50% बच्चे होंगे, 700 से ऊपर 50% बच्चे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब रमेश के मार्क्स आए हैं 800, तो उसने 50 से तो ऊपर परसेंट बच्चों से बेटर परफॉर्म किया है, मतलब उसके देखो परसेंटेज भी क्या है 70.88% बच्चों से उसने बेटर परफॉर्म किया है। सुधा के आ रहे हैं 420, तो एक्चुअल में जब सुधा के तुम देखोगे ना x को जब कन्वर्ट करके निकालोगे ना, तो सुधा के नीचे कम मार्क्स लाने वाले बच्चे जो होंगे ना वो कंपैरेटिवली बहुत कम होंगे, 20-25%, 15-20% इतने ही होंगे, क्योंकि एवरेज है 700 और सुधा के 420 ही आए, तो उस हिसाब से सुधा से भी कम परफॉर्म करने वाले बच्चे काफ़ी कम होंगे, ठीक है। तो अब सेम वही क्वेश्चन है, 800 की जगह 420 करोगे एंड यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन इन सेम वे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये है इन द सेम एग्जाम अभय हैज डन बेटर देन 44.83% ऑफ हिज बैचमेट्स, हाउ मच अभय हैज स्कोर्ड। ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब पिछले वाले दोनों क्वेश्चन में तो क्या था कि हमें दोनों का स्कोर दे रखा था, है ना, हमें दोनों का स्कोर दे रखा था, हमें उनकी परफॉर्मेंस निकालनी थी। इस बार ये बता रहा है कि भाई जो अभय है उसने 44.83% बच्चों से बेटर परफॉर्म किया है, तो बताओ कितने नंबर लाए।
अब ये जो 44.83% बच्चों से बेटर परफॉर्म किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a, मान लेते हैं z स्कोर उसका a है, ये है 0.4483। 44.83 तो परसेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0.4483 होगी। अब इस क्वेश्चन में उल्टा चलना है तुम्हें। उल्टा कैसे? कि उल्टा तुम्हें z स्कोर टेबल में से निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें 0.4483 यहाँ ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हें 0.4483 मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज तुम्हारी 0.5 से शुरू हो रही हैं, पॉजिटिव z स्कोर है, 0 के ऊपर सारा एरिया 0.5 से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 0.5 से नीचे की वैल्यू तो मिलेगी नहीं। तो 0.4483 तो यहाँ मिल नहीं रही है, तो फिर 0.4483 के लिए मुझे नेगेटिव टेबल देखनी पड़ेगी, है ना। तो एक बार मैं नेगेटिव टेबल से बताता हूँ, फिर चाहो तो उसको पॉजिटिव से भी मैं करके दिखा दूंगा। एक सेकेंड के लिए हम लोग नेगेटिव टेबल के निकालते हैं। ये अपने आते हैं, अपन लोग हैं 12th में, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव z स्कोर टेबल। अब इसमें तुम्हें 0.4483 मिल जाएगा, है ना। देखते हैं, चलो लेट अस सी। ये देखो जरा 0.4483, ये 0.4 आ रहा, ये 4443 आ गया, ये रहा 0.4483। ये कहाँ पर है? -0123। तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर टेबल के हिसाब से a की वैल्यू है -0.1 और 3, ये a की वैल्यू है। इस पर 0.4483 आ रही है वैल्यू, है ना, -0.13 पर। अब अगर तुम्हारे को यही चीज पॉजिटिव z स्कोर, पॉजिटिव वाली टेबल से निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो तुम, क्योंकि यहाँ पर ये 0.4483 एरिया कम है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि a नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a को लिख सकते हो 0.4483। ये तो हमें पता पड़ गया कि नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए ऐसे करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a, कितना आया? 0.4483। अब माइनस करते हैं 0.5517 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a। तो अब जरा 5517 देखो कहाँ मिल रहा है। ये 5517 ये ना किस पे आ रहा है? देखो 0.13 पर। तो अब a की वैल्यू कितनी आई? 0.13 आएगी। माइनस में है तो माइनस में ही लेनी है हमें, क्योंकि वहां पर नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया हुआ है, तो a की वैल्यू हमें -0.13 लेनी है। अब इट इज लाइक कि ये तुम्हारा z स्कोर है ना, a मतलब ये तुम्हारा z स्कोर है, इससे तुम्हें डेटा पॉइंट यानी कि x निकालना है। तो तुम क्या लिखोगे भाई? z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। z कितना निकला है? -0.13। x निकालना है, मीन कितना था? पिछले क्वेश्चन का ही है, हमारे पास मीन था 700, स्टैंडर्ड डेविएशन 180, तो मीन था 700, स्टैंडर्ड डेविएशन 180। अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, तो जो तुम्हारी x की वैल्यू आएगी उतना ही स्कोर अभय ने किया हुआ है। और ये जो x की वैल्यू आएगी ना, ये ध्यान रखना, ये x की वैल्यू 700 से कम आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम आ रही है, मतलब अभय ने 700 से कम मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके वैल्यू निकालो। राइट योर आंसर इन कमेंट, बताओ मुझे अभय ने कितने स्कोर किया है। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारे पास कि भाई मंथली सैलरीज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन सैलरी है 4000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 450। अब वो कह रहा है कि देयर आर 668 वर्कर्स गेटिंग सैलरी लेस देन 3325, फाइंड टोटल वर्कर्स इन द फैक्ट्री। अब यहाँ पर फिर वही हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बाकी सब बातें बाद में। पहले प्रोबेबिलिटी किसकी? x किसको मानोगे? सैलरी ऑफ वर्कर्स इज द वेरिएबल, ठीक है, तो वो x है हमारे पास। अब कितनी सैलरी होनी चाहिए? लेस देन 3325, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x लेस देन 3325 की। तो z स्कोर मेरा आएगा 3325 माइनस 4000 अपॉन 450। ये निकल के आता है माइनस का 675 अपॉन 450, बनता है -1.5, है ना। ये हमारा z स्कोर आ गया। अब x लेस देन 3325 मतलब z लेस देन -1.5।
अभी ध्यान रखना है कि इसको मैं क्या लिखूंगा, z ग्रेटर देन 1.5, लेकिन पॉजिटिव में लेस चाहिए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.5। ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें गलतियां नहीं करो। तो 1 माइनस z लेस देन 1.5, तो भैया लेस देन 1.5, 1.5 पे 0.9332 है, तो ये निकल के आएगा 1 माइनस 0.9332 यानी कि 0.0668। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि भाई 3325 सैलरी से कम सैलरी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0668। अब ये बात समझो, 0.0668 ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, कि एक वर्कर की सैलरी जो है वो कितनी होने की होगी, 3325 से कम होगी। हमें ये दे रखा है कि ये जो वर्कर्स हैं वो 668 हैं, टोटल वर्कर्स निकालने हैं। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल वर्कर्स निकालोगे तो एक रेंज जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए उसके वर्कर्स निकल के आते हैं। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी क्या निकली है, 0.0668। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तो प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग सैलरी लेस देन ₹3325, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग सैलरी लेस देन ₹3325 आर 668। और ये कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा 0.0668 इंटू एक्स, यानी कि टोटल वर्कर्स लिए बता देना भैया एक्स है, इज इक्वल्स टू 668। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स कितना आता है, एक्स निकल के आता है मेरा 10,000। मतलब इसको वो वाला पॉइंट हटा के सॉल्व कर लो तो x 10,000 निकल के आ रहा है, मतलब टोटल 10,000 वर्कर्स हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले से अलग था इन द सेंस कि वहां पर टोटल वर्कर्स दे रखे थे। अब देखो यहां समझो एक बात को कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी देकर वो ये पूछता है, जैसे 3325 मान लेते हैं, 3000 बोल देते हैं एक बार हम इसको रफली, तो 3000 से कम सैलरी वाले वर्कर्स की प्रोबेबिलिटी, पॉइंट ये कितने वर्कर्स हैं, तो दिस इनटू टोटल वर्कर्स, वो आएंगे जो उनकी सैलरी कितनी है, 3000 से कम है। तो क्वेश्चन में दे रखा है भाई 3000 से कम, मैं 3000 बोल रहा हूँ, 3325 को मैं रफली 3000 बोल रहा हूँ, है ना। तो 3000 से कम सैलरी वाले कितने वर्कर्स देख रखे हैं, 668। वो कैसे निकले होंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल वर्कर्स, ऐसे निकले होंगे। इस हिसाब से हमारा एक्स जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 10,000, मतलब टोटल 10,000 वर्कर्स हैं हमारे पास। भैया बढ़िया क्वेश्चन है ये, 3-4 करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर देखोगे ना तो मोर और लेस सारे क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे। ये 5-7 क्वेश्चन जो है ना, 5-7 क्या मतलब 10 और बीच में 1-2 क्वेश्चन और कराए मैंने, तो ये 10-12 क्वेश्चन भी अगर तुमने ढंग से कर लिए ना और समझ लिए तो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में वो क्या बता रहा है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 31% आर्टिकल्स अंडर 45 है। इसका मतलब ये है कि x जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ना वो लेस देन 45, इसकी है 31%। 31% मतलब प्रोबेबिलिटी में चेंज करूं तो 0.31 आ जाएगी, है ना, प्रोबेबिलिटी में चेंज करो 31/100। और सिर्फ 8% आर ओवर 64, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 64, ये कितने हैं, 8%। 8% मतलब 0.08। ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं और तुम्हें इस बार मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कह रहा है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 इक्वेशंस बनाकर उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे, मैं एक सेकंड वाला पार्ट करता हूँ पहले। x 64 है ना, तो 64 में 0.08 है और 45 पे तुम्हारा 0.31 है। अच्छा, ये वाली वैल्यूज तुम्हें पॉजिटिव टेबल में तो मिलेंगी नहीं क्योंकि दोनों ही वैल्यूज तुम्हारी 0.5 से कम है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारी नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमारी नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं दे रखी हो तो तुम अकॉर्डिंगली पॉजिटिव यूज कर लो, है ना, वो तो तुम्हें पता पड़ ही गया है कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहला है 0.31 प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, एग्जैक्ट अगर तुम्हें 0.31 नहीं मिल रही है ना प्रोबेबिलिटी, तो उसका जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है ना वो देखना है तुम्हारे को। तो 0.31 ये तुम्हें कहाँ मिल रहा है, यहाँ आते हैं हम नीचे की तरफ, ये यहाँ देखें 0.3085 और 3121, ये दोनों ही 0.31 के क्लोजेस्ट है। ज्यादा पास में कौन सा है, ज्यादा पास में 0.3085 है, तो ये लेना है, तो -0.5। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में जब x तुम्हारा 45 है उस समय तुम्हारा जो z है ये है -0.5।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकाल लिया। z कितना आ रहा है, -0.5 आ रहा है, ये देखो -0.5 पे। फिर दूसरे केस में जब x, अब यहाँ देखो सेकंड वाले केस में ध्यान रखना ये ग्रेटर देन है, फर्स्ट वाले में तो क्या लेस देन था, तो सेकंड वाले में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये ऐसा नहीं हो गया ना इसमें तुम गलतियां करना शुरू कर दो। सेकंड वाले में ग्रेटर देन 64 तो तुम्हें मिलेगा नहीं ना टेबल में, टेबल में तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमेशा लेस देन मिलता है, तो हम इसको लिखेंगे ग्रेटर देन वाले को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 64 इक्वल टू 0.08। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 64 ये आएगा 0.92। ये ग्रेटर देन में ना, ये ऐसा मत करने लग जाना कि 64 पे 0.08 ढूंढने शुरू कर दो, गलत हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। हमारे पास टेबल में वैल्यू लेस देन की होती है, तो जब तक ये लेस देन में कन्वर्ट नहीं होगा ना तब तक तो वैल्यू नहीं निकालोगे। तो अब 0.92 देखते हैं अब हम वैल्यू, है ना, इसको तो हटाओ नेगेटिव वाला, अब आते हैं पॉजिटिव पे, 0.92 आ गया। तो 0.92 कहाँ पर आ रहा है, 0.9207 ये रहा, 9192 ये रहा, तो ये तो दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो एक काम करते हैं 1.4 ही ले लेते हैं, वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं, ऑलमोस्ट दोनों 0.92 ही हैं, जरा सा ही फर्क है, 1.4 पे इजी रहेगा। तो z को मैं ले लेता हूँ 1.4, तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आई। अब देखो z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आसान करने के लिए मैं स्टैंडर्ड जो मीन है उसको a ले लेता हूं और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको b ले लेता हूं। पहले z कितना है -0.5 इक्वल टू x कितना है 45 माइनस a अपॉन b। तो इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी a माइनस से इधर आगे प्लस होगा 0.5b इक्वल टू 45, ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरे में z कितना है 1.4, तो अब मैं 1.4 रखता हूँ, यहीं पे रख लेता हूँ 1.4 इक्वल टू x कितना है इसका करस्पॉन्डिंग 64 माइनस a अपॉन b। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है मेरे पास a और प्लस 1.4b इज इक्वल टू कितना 64, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 0.5 माइनस 1.4 माइनस 1.9b, ठीक है। और इधर सॉल्व करते हैं तो इधर मेरे पास आ रहा है माइनस का 19, बढ़िया है, बहुत अच्छा नंबर निकल के आ रहा है। तो b मेरा निकल के आया 10, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 10, ठीक है, b स्टैंडर्ड डेविएशन को माना था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 10। अब इसकी वैल्यू डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a माइनस 0.5 इंटू 10 5 हो गया इज इक्वल्स टू 45, तो a निकल के आया मेरा 50, तो हमारा जो मीन निकल के आ रहा है वो है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो निकल के आ रहा है 10। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है। तो ये थोड़ा सा एक बार समझ लेना। देखो बेसिक एक बार 2-3 चीजें तुम ध्यान रखो, है ना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसमें गलतियां मत करो। कि जब भी तुम्हारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा होता है, टेबल में जो वैल्यू दे रखी होती है ना वो हमेशा लेस देन की दे रखी होती है, तो तुम्हें हमेशा लेस देन में कन्वर्ट करना होगा। फिर से सुन लो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a है तो तुम सीधा टेबल में से देखकर वैल्यू निकालोगे, टेबल में मिल जाती है लेस देन a की वैल्यू। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a है तो फिर उसे 1 माइनस z लेस देन a करोगे, ठीक है। अगर टेबल में तुम्हारे पास सपोज करो z लेस देन -1.a है, माइनस a है सॉरी, तो इसको लिखेंगे हम, साइन चेंज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a, तो इसको 1 माइनस, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस z लेस देन a लिख सकते हो। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। और चौथा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -a है तो इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a लिख सकते हो, ये टेबल में मिल जाएगी। नेगेटिव नहीं होना तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम a टू b है तो फिर z लेस देन b माइनस z लेस देन a, ये टेबल की वैल्यू निकालनी है। ये सब अगर तुमने निकालने समझ में आ गई चीजें तो मैक्सिमम काम तुम्हारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और बेसिक 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है थ्योरी से रिलेटेड। कि तो तुम्हारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, सेंटर में z 0 होता है, राइट साइड पे z पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे z नेगेटिव है। ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन से ही ये परसेंटेज ऑफ एरिया जो निकाला गया है वो इससे निकाला गया है। ऑल्दो इसका डेरिवेशन अभी हमारे कोर्स में नहीं है और ये हमसे पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल ये नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है, ध्यान रखना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फर्क है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन तुम्हारा 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कंटिन्यूस है, ये तो तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है।
fx ग्रेटर देन 0 होता ही है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन इन दिस फंक्शन इज 1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का जो एरिया है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का जो एरिया है, टोटल एरिया कितना है, ये 1 है। और a से b इंटीग्रेशन के हिसाब से वो उतना ही एरिया बनता है। तो हम इंटीग्रेशन तो पढ़ ही चुके ना कि इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर द कर्व वो और प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही से निकलते हैं। ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। आई होप कि टॉपिक जो है वो तुम्हारे को समझ में आया होगा। एक बार चाहो तो थोड़े से क्वेश्चन साथ में भी कर लो, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।